हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का पार्ट 4 कवर करने जा रहे हैं। हमने कुछ इससे पहले जैसे 1909 वाले एक्ट वगैरह पढ़ लेते, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स वगैरह पढ़ लेता, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और बताना चाहूँगा, मैंने आपको बताया था इस वीडियो में तकरीबन सब कुछ कवर कर लूँगा, लेकिन कमेंट्स देख के समझ आया कुछ बच्चे चाहते हैं कि उनको कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थोड़ी सी, और उसी बात पर पहले मैं शॉर्ट में डिस्कशन करना चाहूँगा, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एक हमने काम करना है आज के लेक्चर में, इसमें देखो जो हमने एक्ट ऐड करा वो 1919 वाला ऐड करा है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सेपरेटली डिस्कस करने जा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि ये जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं वो एक्ट दोबारा सबको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। 35 वाला मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 1935 वाला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी कवर हो जाएगा, यानी कि हमको आज़ादी मिल गई है। उसके बाद मैं अपने एंड पे चाहता हूँ कि उसके बाद हम क्या करें, जितने भी 4-5 लेक्चर हमारे भी हो जाएंगे, 4 लेक्चर आज हो गए, 1 लेक्चर कल हो जाएगा, फिर इन 5 लेक्चर के बेसिस पे कुछ एमसीक्यू डिस्कस करे जाएं। लाइव आपकी डिस्कशन होगी जहाँ पे हम एमसीक्यू वगैरह डिस्कस करेंगे। आप भी अगर यही चाहते हो कि 4-5 टॉपिक कवर होने के बाद हम सारे एमसीक्यू कवर कर लें, ताकि आपको भी टाइम मिल जाएगा, आप भी सभी के सभी रिविजन कर लो, ताकि आपके जो भी डाउट वगैरह होंगे वो सारे क्लियर हो जाएं, और जब हम वो सेशन कर रहे होंगे क्वेश्चन आंसर वाला, वहां पे कोई डाउट होगा वो भी वहां पे क्लियर कर देंगे। लाइव सेशन रहने वाला है। अगर आप भी चाहते हो कि एमसीक्यू टाइप रहे आने वाले लेक्चर में, एक लेक्चर के बाद, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना यस एमसीक्यू में समझ जाऊंगा। अगर ज्यादा कमेंट वैसे हुए तो हम पहले नेक्स्ट लेक्चर के बाद एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट टाइम आपके लिए लिया, यही बताना चाहता था आपको मैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। यहाँ पर हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करते हैं। इसे मॉन्टेग-कैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। जैसे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म थे, वैसे जो 1919 वाला एक्ट आया था उसके 10 साल के बाद बात कर रहे हैं मॉन्टेग-कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्यों? जो मॉन्टेग था उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, और कैम्सफोर्ड की बात करें वो इंडिया में बैठा हुआ वायसराय था। समझ गए हो? ये दो बंदे थे, दोनों मिलकर लाते हैं रिफॉर्म्स, इसलिए मॉन्टेग-कैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। 1919 में आए, इतना आपको समझ आ गया। अब ऐसे कई सारी बातें हैं इसमें जो आपको ध्यान से समझनी है, कहीं से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले ये कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में हमने पढ़ा था, जहां पर अभी तक अंग्रेज की बात करेंगे, ब्रिटिश की बात करेंगे, वो क्या कर रहे थे, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी को घुसने ही नहीं दे रहे थे। जब से हम पढ़ रहे थे किसी को एंट्री नहीं दे रहे थे। लास्ट टाइम जब पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आए थे उस टाइम पे बात करेंगे, हमारे इंडिया के एक बंदे को वहां पे एंट्री मिल गई थी। हमने एस सिन्हा नाम वहां पे पढ़ा, सत्येंद्र सिन्हा नाम पढ़ा था, उनको वहां पे इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री मिल गई थी। लेकिन अब हुआ क्या था, हम 1919 की बात कर रहे हैं, 1909 के बाद हम डायरेक्ट 1919 पे आ गए। अब बीच में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी ना, 1914 से लेके 18 तक वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। इंडियंस ने साथ दिया था, कहा गया था तुम हमारा साथ दो, जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया हम आजाद कर देंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं था। और हमने इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा था, 1960 में लखनऊ पैक्ट आया था। आईएनसी की बात करेंगे, मुस्लिम लीग एक साथ प्लेटफॉर्म पे आ गए थे, कुछ डिसीजंस लेते, मीटिंग करी थी। ये सारी चीजें जो है ना अंग्रेजों पे प्रेशर डाल रही थी। तो उसके बाद एक नया एक्ट आया था, इसमें क्या क्या प्रोविजंस रखे गए थे, शर्तें रखी गई थी, उनको ध्यान पे रखते हुए कुछ नए प्रोविजंस यहाँ पे ऐड करे थे, नए फीचर्स यहाँ पे ऐड करे गए, वो आपको समझने। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जो 6 बंदों के ऑप्शन, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वायसराय की, जहां पे हमने कहा था सिर्फ एक ही बंदे को एंट्री मिली थी पहले। अब कहा गया जो 6 बंदों की काउंसिल है वायसराय वाली, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें 6 में से 3 बंदे जो इंडियन होने चाहिए। समझ गए? पहले बड़ी मुश्किल से एक बंदे को एंट्री मिली, अब बोल देंगे 6 में से 3 जो होंगे उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव तो अलग से बनी हुई है, लेकिन जो एग्जीक्यूट करवा रहा है, कानून का पालन करवा रहा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करेंगे, ऐसे कह सकते हो वहां पे 3 बंदे होंगे इंडियंस, यानी कि यहाँ पे इंडियंस को प्लस पॉइंट मिल गया था। एक पॉइंट तो कोई क्लियर हो गया होगा। नोट्स आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, दूसरी बात यहाँ पर क्या करेगी, सेपरेट इलेक्टोरेट की, जो हमने 1909 में पढ़ा था कि मुस्लिम्स को दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, अब क्या कर दिया गया, जो सिख थे उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। इंडियन जो क्रिश्चियंस थे, इंडिया में रहने वाले अंग्रेज, यूरोपियंस की बात करेंगे, इन सभी को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया गया, यानी कि अब और धर्म पे बेसिस पे बांट रहे थे, क्योंकि पता था ये हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, अब इनको किसी तरह से और बांटना है। तो पहले मुस्लिम्स को, हिंदूज को बांटा, अब जो बाकी कम्युनिटीज थे उनको भी दे रहे थे ये वाले
सेपरेट इलेक्टोरेट, कि अगर आपकी मेजोरिटी वहां पर, अगर सिखों की मेजोरिटी किसी एरिया में, वहां पर जो बंदा खड़ा होगा इलेक्शन में सिख ही होगा, और जो वोट देने वाले होंगे वो भी सिख रहने वाले। समझ गए? धर्म के बेसिस पे बांटते जा रहे हैं, क्योंकि धर्म के बेसिस पे बांट दिया, उनको तोड़ना आसान हो जाएगा। जब तक यूनाइट थे तो डिफिकल्ट था, अब अलग अलग करके एक एक को हराते जाएंगे, ऐसी सिचुएशन बनाई होगी। ये दो पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं रह रहा होगा। तीसरा क्या हो गया, एक नया ऑफिस बनाया गया। एक तो तेरा दिमाग खराब कर देता था ना, ये ऑफिस पे ऑफिस बनाता गया, खुद तो बनाता गया, हमारे लिए सिर डाल के चले गए। हमें नई नई चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, कब ऑफिस बनाया था, किसका ऑफिस बनाया, कितने मेंबर थे, ये फालतू की चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो एक नया ऑफिस बना दिया हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का, ये क्यों बनाया गया? जो पहले का ऑफिस बना था ना यहाँ पे सेक्रेटरी वाला, या फिर अगर हम बात करेंगे ये वाला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह वाला, कहा गया वो बंदा ब्रिटेन का है। जब हमने आईएनसी की जब मांग की थी उसमें कहा गया ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बैठता वहां पर है, क्या बोलते हैं, लंदन वगैरह में बैठता है, इंडिया में है नहीं है। तो इसको जो सैलरी वगैरह दे रहे हो वो हमारे इंडियन पैसे से क्यों दे रहे हो, हमारे रेवेन्यू से क्यों दे रहे हो, इसको ब्रिटेन की सरकार पैसे वगैरह दे। इस तरह की बातें वहां पे उठ रही थी। तो उन बातों को ध्यान पे रखते हुए कह दिया ठीक है टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए एक नया ऑफिस बना रहे हैं, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का ऑफिस। अब यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पे जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का ऑफिस था ना, ये नया ऑफिस बना दिया। इसको कुछ काम जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के काम रहते थे ना, उसमें से कुछ काम जो है वो इसको दे दिया, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया को। समझ गए? कुछ काम जो है सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया वाले जो है इसके पास आ गए। इसका मतलब काम तकरीबन मैक्सिमम काम है इसको दे दिए थे, तो तकरीबन कैसे तो काम बंट गया था। अब इसको जो सैलरी मिलेगी वो इंडियन करेंसी से मिलेगी, मतलब जो इंडिया का रेवेन्यू जनरेट होगा वहां से सैलरी जाएगी, और इसको जो है वो ब्रिटिश सैलरी देंगे। समझ गए? इस तरह से कुछ मुद्दों को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करी गई थी। तो नया ऑफिस बन गया है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नए बंदे ऐड हो गए, और सेपरेट इलेक्टोरेट आगे एक्सटेंड कर दिया। सब कुछ किस में हो रहा है, मॉन्टे-कैम्पसोर्ड रिफॉर्म की बात कर लो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कर लो। समझ गए? जो हमने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है उसको भी रिलेट करते जाना, इसको भी रिलेट करते जाना, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में हमने इन चीजों को डेप्थ में नहीं पढ़ा हुआ है। समझ गए? ये हम पॉलिटी में डेप्थ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे काम ही आने वाले हैं यहाँ पर। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो कई मजा आ जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें सबसे खतरनाक चीज पता है क्या, जिसकी वजह से मैंने 1935 का एक्ट यहाँ पर ऐड नहीं करा है, वो ये वाला पॉइंट है जो अब आपके सामने आने वाला है। ये यकीन मानोगे, आपको जो वो बुक मिलेगी लक्ष्मीकांत की, वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है क्रिएट, वहां पर आपको सिंपल करने के लिए मैंने इस तरह से उसको बांट दिया है। अब उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा भी सकूं मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर। ये पॉइंट ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स थे उसको डिवाइड कर देंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा बना हुआ था, जो कामकाज देखेगा पूरा, उसके वो कौन से काम करेगा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। एक बना दिए सेंट्रल सब्जेक्ट्स, ये ध्यान से समझो, दो तरह के काम बना दिए। एक बना दिए सेंट्रल सब्जेक्ट्स, एक हमारे पास बना दिए रिजर्व्ड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। यानी कि पूरा, जैसे अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया है हमारे पास प्रेजेंट में, तो इंडिया कैसे हो गया, एक सेंटर आ गया और एक स्टेट आ गया। समझ गए? सेंटर में अलग सब्जेक्ट्स मिलते हैं, स्टेट के अलग कानून बनते हैं। इस तरह से कि स्टेट अलग चीजों में डील करेगा, सेंटर अलग चीजों में डील करेगा, इस तरह से बनाया गया। सेंट्रल सब्जेक्ट्स अलग कर दिए गए, और प्रोविंशियल, सेंट्रल मतलब जो अंग्रेजों के अंडर थे वो पूरी तरह से अलग कर दिए गए, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स मतलब जो प्रोविंस, जैसे मद्रास, बॉम्बे, आगरा, जो भी प्रोविंस बने हुए थे, इनके सब्जेक्ट्स अलग कर दिए। मतलब 47 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो सेंटर के अंडर आ रहे थे, जब सेंटर ही कानून बनाएगा, सेंटर ही सारा काम शाम करेगा, और प्रोविंशियल में 50 सब्जेक्ट्स डाल दिए, जहाँ पे इन 50 चीजों पर जो है वो प्रोविंस के लोग ही अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। समझ गए? कुछ एग्जांपल की बात करेंगे सेंट्रल सब्जेक्ट्स में, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी कैसे रहने वाली है, करेंसी नोट वगैरह छपेंगे, पॉलिटिकल रिलेशंस दूसरों के साथ कैसे होंगे, ये सब कुछ कौन देखेगा, जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं ये इसमें ऐड कर देंगे, सीधा अंग्रेज देखने वाले हैं। और जो प्रोविंसेस को दिए गए, यानी कि मद्रास, बॉम्बे, इस तरह के जो भी प्रोविंस, पंजाब हो गया, जो भी प्रोविंस बने हुए थे, उन्होंने क्या देखना, जैसे उनको 50 सब्जेक्ट्स दिए गए थे, 50 सब्जेक्ट्स दिए गए थे, लेकिन देखो कितने चालाक थे अंग्रेज, ये तो पूरी तरह से अपने पास रखा ही रखा है, लेकिन जो प्रोविंस को दिया है ना, इसको भी आगे डिवाइड कर दिया, लेकिन इसमें भी थोड़ा उनके टांग अटकी रहे, इसलिए इसमें भी उन्होंने दो पार्ट्स बना दिए थे। यहाँ पे सेंट्रल पूरे के पूरे उनके अपने पास रहे, जो बच गए प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, इसको आगे फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बना दिए रिजर्व सब्जेक्ट, एक बना दिए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। नाम से समझ आ रहा है, रिजर्व जो अलग से रिजर्व करके रखे हुए हैं, और ट्रांसफर जो ट्रांसफर करते हैं प्रोविंसेस वगैरह को। अब ध्यान से समझो, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, इन सब्जेक्ट्स का रहने वाला है ट्रांसफर सब्जेक्ट, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इंडस्ट्री हो गया, पब्लिक वर्क्स हो गया, जैसे हॉस्पिटल वगैरह हो गए, पढ़ने लिखने का काम वगैरह, पब्लिक वर्क हो गया, इंडस्ट्री वगैरह हो गया, ये सारा काम जो है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ गया। और ये काम कौन संभालेगा, ये किसकी देख रेख में होंगे, गवर्नर की, जो भी उस
जैसे मद्रास का जो गवर्नर हो गया, बम्बई का गवर्नर हो गया, उस जगह का जो गवर्नर होगा और साथ ही जो इंडियन मिनिस्टर्स वहां पर होंगे, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई हुई थी ना, एक सेकंड, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई हुई थी ना, तो वहां पे जो इंडियन मिनिस्टर होंगे वो और वहां के उस जगह के गवर्नर मिलके इन सभी मुद्दों पर ध्यान देंगे, ये सब्जेक्ट्स उनके अंडर आ जाएंगे, समझ गए हो। और दूसरे रिजर्व सब्जेक्ट्स थे जिसमें जैसे लॉ एंड ऑर्डर आ गया, इरिगेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, खतरनाक सब्जेक्ट जो होते वो क्या कर दिए, रिजर्व रख दिए कि यहां पर कौन कंट्रोल करेगा, यहां पर गवर्नर तो करेगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपको पता है मैक्सिमम अंग्रेज ही हैं। इसका मतलब जो अंग्रेजों ने दो हिस्से बांट दिए थे, एक सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंट्रल सब्जेक्ट में तो खुद का कंट्रोल था ही था, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके इस हिस्से में भी अपना कंट्रोल कर लिया। मतलब जो कहा गया प्रोविंस के सब्जेक्ट हैं उसमें भी खुद घुस गए हुए हैं रिजर्व सब्जेक्ट बना के। आगे समझ, क्योंकि देखो ना, आप खुद सोचो, ये हेल्थ इंडस्ट्री फिर भी ठीक है, ओके है, लेकिन सबसे जरूरी तो ये लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस वगैरह सब अपने पास रख दिया हुआ था। इनकी वजह से क्या हो गया कि जो प्रोविंस है इसको ट्रांसफर सब्जेक्ट में बना दिया, रिजर्व सब्जेक्ट में बना दिया। इसकी वजह से कहा गया यहां पर क्या है, डायरेक्टी है, मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट है, दो तरह की गवर्नमेंट बना दी है, तो डायरेक्टी नाम इंट्रोड्यूस करा गया था। ये पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ आएगा तो बस फिर से वीडियो को देखना और जो नोट्स मिलेंगे आपको वहां पे पढ़ लेना, वहां पर क्या लिखा हुआ है। सबसे ये खतरनाक ये चीज थी, अगर इसके साथ में अगर वो दूसरा एक्ट भी ऐड करता 1935 वाला, हो सकता है वो डिफिकल्ट बन जाता। और यहाँ पे इस प्रोविजंस में और क्या कहा गया था, बाइकैमरलिज्म पहली बार जो इंडिया की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, जहाँ पे इंडिया के बंदे रहते थे, वहां पे बाइकैमरलिज्म आ गया था। और डायरेक्ट इलेक्शंस की बात करके, जो इलेक्शंस को डायरेक्ट इलेक्शन करके बंदों को सिलेक्ट करो, और साथ ही साथ बाइकैमरलिज्म ला दिया। मतलब जैसे आज के टाइम पे पार्लियामेंट हमारी है, पार्लियामेंट में एक अपर हाउस होता है राज्यसभा, एक लोअर हाउस होता है लोकसभा, है ना, दो हाउस है। उसी तरह से इंडिया के जो लेजिस्लेचर बॉडीज थी ना, उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक अपर हाउस जिसे कहा गया काउंसिल ऑफ स्टेट, एक लोअर हाउस जिसे कहा गया लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ गए, दो हिस्सों में हमारे इंडिया के लेजिस्लेचर को डिवाइड कर दिया। यानी कि जो कानून वगैरह बनाएंगे, जैसे आज के टाइम में पार्लियामेंट दो हिस्सों में है, उसी तरीके से उस टाइम में दो हिस्सों में कर दिया, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, खाली नाम अलग है, अपर हाउस का काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस का लेजिस्लेटिव असेंबली। आ रहा समझ, जो ये अपर हाउस रहेगा इसमें 60 बंदे होंगे और जो लोअर हाउस रहेगा इसमें 145 बंदे होंगे। अब कहा गया था डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे सिलेक्शन के लिए, मतलब इसमें अपर हाउस की बात करेंगे ना, इसमें 33 बंदे डायरेक्ट इलेक्ट होके आएंगे और 145 में से 104 बंदे यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट होंगे, जो बाकी बचे वो नॉमिनेट होंगे, लेकिन इतने बंदे डायरेक्ट इलेक्ट हो गए। तो यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस की भी बात करी गई थी और पहली बार बाइकैमरलिज्म भी आ गया। यानी कि बाइकैमरलिज्म बाई मतलब दो तरह से यहाँ पे चैम्बर्स को डिवाइड कर दिया, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, इस तरह से बना दिया था। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहा गया, लेकिन जो डायरेक्ट इलेक्शंस की बात करी गई ना, आज की तरह था, कहा गया वोट वही दे सकता है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी होगी, कोई टैक्स पे करता होगा, कुछ क्वालिफिकेशन सेट कर दी, जो इतना पढ़ा लिखा होगा वही वोट कर सकता है। उसको भी प्रॉपर वे में नहीं करा गया था। ये सब अंग्रेज काम कर रहे थे, लेकिन बेचारे कितनी देर काम करते। अब देखो ना, इंडिया की पहले हालत करी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है और आने वाले टाइम पे 47 तो आएगा, आजाद हो ही जाएंगे। अब आगे काम करते हैं। उसके बाद क्या था, लास्ट पॉइंट इसका क्या है कि एक कमीशन भी बनाया गया जिसका काम था, कहा गया कि 10 साल के बाद हमें कमीशन बनाएंगे, जो भी बात हमने 1919 में कही है, ये 10 साल के बाद हम देखेंगे क्या ये सब कुछ सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है, और एक रिपोर्ट सबमिट करवाई जाएगी ताकि आगे काम किया जा सके। समझ गए, एक कमीशन भी बनाया जाएगा 10 साल के बाद एक इसकी वर्किंग को देखने के लिए। ये था हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मुझे उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जो आज के टारगेट लिखो क्वेश्चन आंसर, इसका मतलब क्या है, आप सभी बच्चे यहाँ पर क्या करोगे, आज की वीडियो या इससे पहले वाली वीडियोस को लेकर कुछ ना कुछ अपने एंड पे क्वेश्चंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे और बाकी बच्चे वहाँ पे आंसर देंगे, ताकि यहाँ से भी आपका रिविजन का काम चलता रहे। जो बच्चे कमेंट सेक्शन में जा रहा है उसकी भी रिविजन होती जाए। आज की इस वीडियो में हमारा ये टारगेट है। और दूसरा, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके जितना आप शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमें लगेगा हाँ ज़्यादा बच्चे सीरियस से पढ़ने को लेकर उतने बेहतर तरीके से आपको कंटेंट और लाते रहेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा शेयर होंगे, ज़्यादा अच्छे से मेहनत तो करेंगे, लेकिन जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने जल्दी हम यहाँ पर डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे। डिजिटल बोर्ड में पढ़ना और ईजी बन जाएगा। आगे चलते इसके बाद क्या होता है, 1919 के बाद क्या हो गया, साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन की बात करेंगे, उस टाइम कौन सा सेक्रेटरी वगैरह, लॉर्ड ब्रिकनहेड सेक्रेटरी था। अब जो साइमन कमीशन है ना, इसको हम डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में हालांकि हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं साइमन कमीशन के बारे में, कि साइमन कमीशन गो बैक, लाला लाजपत राय वगैरह, फंडा वगैरह, बहुत सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर वो सब नहीं पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स से रिलेट करेंगे इसको खाली, ठीक है। हिस्ट्री में क्या होता है, यहाँ पर क्या हुआ, आपने दोनों अगर वीडियोस देख ली हिस्ट्री को और ये भी, आप आराम से रिलेट करोगे।
1927 में जो है वो साइमन कमीशन बनाया जाता है, 7 मेंबर की कमेटी होती है जहाँ पे बात करेंगे जॉन साइमन जो है इसका चेयरमैन हेड होता है, ठीक है। इंडिया में बेचा जाता है, 1928 में इंडिया में पहुंचता है। पर्पस क्या होता है, कहा गया था ना 1919 के बाद 10 साल के बाद हम नया कमीशन बनाएंगे जो देखेगा लॉज वगैरह जो भी हमने बनाए सब कुछ प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये बंदा बोलता है मैं 10 साल क्यों वेट करूंगा, 2 साल पहले ही कमीशन बना देते हैं। जो कमीशन 1929 में बनना था 10 साल के बाद, इसने 2 साल पहले ही बना दिया। 1927 में वो कमीशन बना दिया था और 1928 में वो कमीशन इंडिया भी आ गया था। समझ गए फंडा क्या था, क्यों बना था, इसकी वजह से। व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता, सारे अंग्रेज थे, वो सब कुछ हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। और ये अपनी रिपोर्ट जो 1930 में सबमिट करते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि डायरेक्टरी खत्म करी जाए, ये वगैरह वो वगैरह इस तरह की बातें करते हैं, अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और उसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह भी होते हैं, वो भी हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले, यहाँ हमारे काम की नहीं है वो सब कुछ, ठीक है। ये सब कुछ आपको समझ आ गया। साइमन कमीशन वगैरह हो गया। उसके बाद 1932 में कम्युनल अवार्ड की बारी आती है। कम्युनल अवार्ड में क्या है, उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ये क्या करता है, ये और ऑब्वियस सी बात है और भड़काने के लिए हिंदू मुस्लिम या अब देखो इसने हिंदू सिख वगैरह क्रिश्चियन सबको तो वो कर ही दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट दे ही दिया। अब ये क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो डिप्रेस्ड क्लास यानी कि एससी शेड्यूल्ड कास्ट जो होते हैं उनको भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। और इस बात पे गांधी जी नाराज हो गए थे और उनको आपको पता जेल भी चले गए थे। कहा गया था कि जब तक ये खत्म नहीं होगा मैं खाना वगैरह नहीं खाऊंगा, इस तरह की बातें वहां पे करी गई थी। क्यों, क्योंकि गांधी जी का कहना था अभी तक तो ठीक है कि सभी धर्मों को बांट रहे थे, अब जो हिंदू धर्म है तुम हिंदू धर्म को भी अंदर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, हिंदू धर्म को भी बांटने की कोशिश कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ गलत है ऐसे वैसे, ठीक है। तो वो सब बातें वगैरह होती, फिर पूना पैक्ट होता बी आर अम्बेडकर जी के बीच में, गांधी जी के बीच में, वो सब हम समझ चुके हैं। बस कम्युनल अवार्ड समझ लो क्या था। इसके बाद 1935 वाला एक्ट पढ़ेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, फिर ये टॉपिक जो पोर्शन है आपका पूरा वाला पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और शेयर भी जरूर करना, और जो काम बोलता है कमेंट करने का कि एमसीक्यू चाहते हो वो भी कमेंट करके बता देना। बाकी पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे वीडियोस अपडेट हो रही है, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी बनी है, वहाँ पर वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, रीजनिंग की है, वहाँ पे वीडियोस ऐड होती रहेंगी, कई सारी वीडियोस वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं, वहाँ पर जाकर वीडियोस देखते रहना। करंट अफेयर्स भी आपके लिए अपडेट होते रहेंगे डेली की डेली, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।